डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूजीसी नेट के थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन आईआर के 5 साइकिल। आपको पता है उसके पास्ट ईयर्स पेपर जो रिसेंट 5 साइकिल हैं, स्टार्टिंग विद द लेटेस्ट जो अक्टूबर 2020 में एग्जाम हुई थी यूजीसी नेट की, और जाते हैं हम लोग पीछे और 5 साइकिल पे और चर्चा करते हैं वो सभी क्वेश्चन जो आईआर से रिलेटेड आए हैं और उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन की कैसे अगले आने वाले यूजीसी नेट एंड किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। सो लेट अस बिगिन। जैसा मैं कहता हूं कि सिलेबस को बार बार देखें, फिर से देखें, इस पे स्टूडेंट कम ध्यान देते हैं और जो क्वेश्चन सेटर होते हैं उनको यहीं से शुरुआत करनी होती है। वो पढ़ते हैं इसको और फिर क्वेश्चन या तो कॉपी पेस्ट करते हैं या खुद फ्रेम करते हैं, लेकिन वो सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली प्रेस्टिजियस एग्जाम लाइक यूजीसी नेट। तो आपके लिए क्या मेरी सलाह है कि आप बार बार हर थीम को पढ़ें आईआर के सिलेबस के और देखें कि कहीं कोई नॉलेज गैप तो नहीं है। जैसे देखिए सम एग्जाम्पल, आइडियलिज्म मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको पढ़ना है आइडियलिज्म कैसे डिफरेंट है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म से और कितना मिलता जुलता है लिबरलिज्म से। इसको जानना है कब आइडियलिज्म ज्यादा ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट हुआ आईआर में, जैसे वर्ल्ड वॉर वन के पहले, और कैसे वो इट वाज ओवरटेकन बाय रियलिज्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स, इंटर वॉर पीरियड में। ये सब चीजों को आपको जानना है, कौन उसके प्रोपोनेंट थे एंड ऑल। इस तरह से सब के बारे में इसमें आप जितने भी इसमें देख रहे हैं क्रिटिकल इंटरनेशनल में, आगे नहीं पढ़ रहा हूं। जैसे आप देखिए सिक्योरिटी में आपको ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल दोनों सिक्योरिटी के बारे में पढ़नी है, तो आपको यहाँ पे बैरी बुजॉन जैसे जो हैं या जार्विस हैं, जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इस टाइप का सिक्योरिटी रिजीम, ऐसे जो कॉन्सेप्ट है उन सबको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये सब यहाँ पे है। जो कोपेनहेगन स्कूल की जो कॉन्सेप्ट है वो सबको जाननी है। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के बारे में आपको जानना है, चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आप देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्टली से पूछे जाते हैं, कैसे जो है न्यूक्लियर वेपन जो है एक डिटरेंस की तरह यूज किया जाता है, ये आप क्वेश्चन देखेंगे। कैसे कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अभी इन सब चीजों को जाके पढ़िए किसी बुक से या नेट पे। यूएन के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है, इसलिए यूएन से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक स्पेशल अलग से थीम है। अब इस पे यदि आपको डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते तो आप उसको आर्बिट नहीं कर सकते यूजीसी नेट में, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको सब कुछ जानना है। देन आप देखिए WTO, G20, ब्रिक्स, इसका मतलब इसके बारे में डिटेल में जानना है। नॉर्थ साउथ डायलॉग के बारे में, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको अफ्रीकन यूनियन जैसे मान लीजिए, तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में सब कुछ जानना है, उसकी कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कितने मेंबर हैं, कब स्टैब्लिश हुआ है, क्या उसके रोल हैं, अभी क्या हो रहा है, उसकी लास्ट मीटिंग कब हुई है, लाइक ऑल। एंड देन यहाँ पे देखिए लास्ट में मैं पढ़ रहा हूँ रोल ऑफ रिलीजियन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन आईआर। वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन वेरी ऑब्सक्यूर। इस मैंने पूरा नहीं पढ़ा, केवल 10% सिलेबस पढ़ा, केवल आपको बताने के लिए कैसे सिलेबस को पढ़ें और उसको समझें और उससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें, और ऐसा आप देखेंगे भी। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। शुरुआत करते हैं जून 2020 साइकिल से। जैसा मैंने बोला ये लास्ट एग्जाम है यूजीसी नेट का, उसके बाद कोई एग्जाम हुआ नहीं है, ये अक्टूबर 2020 में एडमिनिस्टर कराया गया था। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, कुछ डिस्क्लेमर जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एक तो आईआर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट। 20% ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आईआर। इसमें आप देखेंगे टोटल 94 क्वेश्चन है 5 साइकिल में। यदि आप डिवाइड करें तो लगभग 19 क्वेश्चन 100 में से आपको आईआर से पूछे जाते हैं। दूसरा है कि आईआर केवल थ्योरी नहीं है, रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, आइडियलिज्म है एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, मेनी मेनी अदर क्रिटिकल, वो तो है। उसके अलावा ये जीके में कन्वर्ट हो जाता है, आईआर जीके में। यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसीज, उसके पीस कीपिंग मिशंस, उसकी मीटिंग्स, उसके रिलेटेड ट्रिवियाज, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऑल एजेंसीज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सब जो है एक जीके क्विज में बदल जाते हैं, इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछे जाते हैं, जो अभी करंट इवेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है। कोई हाल में कोई मीटिंग हुई है ब्रिक्स की, G20 की, कहाँ पे हुई है, कोई यूनिक घटना हुई है, ये सब आईआर के दायरे में आ जाता है, इंटरनेशनल इवेंट्स जिसको बोलते हैं। इसलिए इसके क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं
सेटर को बहुत लिबर्टी भी मिलती है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने का, और स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट भी होता है इसको तैयार करना। इस पे खासा आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है। एक बहुत एक्सटेंसिव स्टडी कीजिए, मेमोरी बेस्ड भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि काफी आपको डेट्स भी इसमें याद करने पड़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेम, हेडक्वार्टर, प्लेसेस, टाइम, इवेंट्स, सीक्वेंसेस, ये सब आपको इसके अंदर में आता है। नाउ लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। अभी आपने देखा कि डिटरेंस आपको सिलेबस में है, उससे सीधा क्वेश्चन है कि CMD कहते हैं, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेपन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन में म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन होता है, मैड। तो आप मुझे खत्म करो, मैं आपको खत्म करूं। तो जब दो आदमी के हाथ में पिस्तौल होना, दोनों में गोली भरी हुई हो, दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, तो आपको पता है क्या होता है? दोनों पीछे हट जाते हैं, या दोनों मर जाते हैं, तो ज्यादा चांस है कि दोनों पीछे हट जाएंगे। इसी को मिनिमम डिटरेंट बोलते हैं। मतलब आपके हाथ में यदि बंदूक है तो आपके साथ कोई लड़ाई ही नहीं करेगा, तो लड़ाई होगी ही नहीं, तो आपको बंदूक चलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये न्यूक्लियर वेपन के साथ है। Who gave the idea of the New Northern Concept of Power (NNCP) to analyze the relevance of NAM in post-Cold War era? ये बहुत डिफिकल्ट अरबीट क्वेश्चन है। वैसे तो AP राणा ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी वेग, आपको नेट पे भी ज्यादा नहीं मिलेगा, तो जस्ट यू, आप जानते हैं तो जानते हैं, ये क्वेश्चन आसान है। और इसका जो इस क्वेश्चन का रिलेशन इससे है कि आपको पता है कि एक समय में 1815 के बाद जो है यूरोप में कंसर्ट ऑफ पावर था, 5 ग्रेट पावर थे, इंग्लैंड, फ्रांस, प्रूसिया एंड ऑल। तो वो जो है वो अब कन्वर्ट हो गया है न्यू कंसर्ट ऑफ पावर में, जिसमें कि आपको वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका है, उसमें जापान भी आ सकता है। और वो उसके इस कंसर्ट ऑफ पावर में या बैलेंस ऑफ पावर में नैम का क्या रोल है, इस पर इन्होंने, राणा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड द मार्केट हैज ड्रॉन ए फिनिशिंग लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। हु मेड दिस स्टेटमेंट? माने कि जो एक ह्यूमन सोशल अरेंजमेंट का पीक पे हम पहुंच गए, जो हेगेल बोलते थे ना कि वर्ल्ड स्पिरिट, या मतलब उससे ऊपर कोई आइडिया या स्पिरिट नहीं है, तो कि लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये ह्यूमन सोशल अरेंजमेंट का पीक है। अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है आपको पता है, ये बहुत इजी है आपके लिए। फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था अपनी इस बुक में, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, 1992 में। और ये मैंने इतनी बार कही है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगना चाहिए। इसके साथ ही हम हमेशा कहते हैं कि सैमुअल हंटिंगटन को भी याद कर लीजिए, जिन्होंने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन दिया, वो भी उतना ही फेवरेट बुक है जितना कि फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ हिस्ट्री। अलेक्जेंडर वेंड जो हैं, आपको पता है कि ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, मतलब सोशल कंस्ट्रक्शन के नजरिए से ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन को देखने की कोशिश करते हैं। Who among the following reformulated Hans Morgenthau's six principle of political realism with a feminist perspective? Again very easy, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका हूं अपने एग्जाम गाइड से लेके हर जगह की। J.N. टिकनर ने जो है उसको रिफॉर्मुलेट किया, मॉर्गनथाउ के रियलिज्म को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से कैसे आईआर की थ्योरी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन? पहले आइए इसका आंसर जानते हैं। यूरोपियन कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म है यूरोपियन यूनियन का, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग लेजिस्लेशन। मतलब जैसे कैबिनेट एक डोमेस्टिक पॉलिटी में प्रपोज करती है लेजिस्लेशन को, वही एक्ट बनता है पार्लियामेंट में, उसी तरह से यूरोपियन कमीशन जो है प्रपोज करती है लेजिस्लेशन को, ये इन्फोर्स करती है जितने भी ईयू के लॉ होते हैं मेंबर स्टेट में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, और ये डायरेक्ट करती है यूनियंस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस को। इसके अलावा थोड़ी बहुत और भी आपको ईयू के बारे में जानना चाहिए। जो उसके ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूरोपियन पार्लियामेंट, वो एक तरह का जैसे नेशनल पार्लियामेंट होती है, उसी तरह एडल्ट फ्रेंचाइज से सभी मेंबर स्टेट के सिटीजन इंडिपेंडेंटली वोट करते हैं और चुनते हैं। यूरोपियन काउंसिल जो है कि उसका ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज सेट करता है, जिसमें कि सभी मेंबर स्टेट के हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट उसके मेंबर होते हैं।
काउंसिल जो है, द काउंसिल, वो उसका समझिए, इसका यूरोपियन काउंसिल का एक छोटा वर्जन है, इसमें कि मिनिस्टर जो होते हैं, सेक्टोरल मिनिस्टर लाइक एग्रीकल्चर, तो सारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिलकर के एग्रीकल्चर की उसमें पॉलिसी देखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यूरोपियन कमीशन, मैंने बता दिया कि एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेटिक आर्म है यूरोपियन यूनियन का सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह का एग्जीक्यूटिव आर्म कह लीजिए, गवर्नमेंट कह लीजिए। और कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, और कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स है। जानना चाहिए ये सब आपको। Which of the following is not a principle of jus ad bellum? Just recourse to war. आप देखिए, just ad bellum and jus in bello, ये एक दूसरा जो है just in bello, ये भी आपको जानना चाहिए। just in bello जो है, ये है right in war, मतलब कि war का सही कंडक्ट कैसे हो, जस्टिफाइड वे में कैसे लड़ाई लड़ी जाए, राइट्स इन वॉर। और ये है जस्ट एड बलम है, जस्ट राइट टू वॉर, मतलब क्या कॉजेज हैं जिससे कि आप राइट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वॉर में जाने के लिए, मतलब जस्टिफाइड वॉर क्या है, मतलब क्या रीजन है जिसके चलते कि आप यू टेक रिकोर्स टू वॉर। तो वो जस्ट एड बेलम है। और जस्ट इन बेलम है कि एक बार वॉर शुरू हो जाए तो जस्ट वॉर कैसे करना है। जैसे महाभारत को देखिए कि वो जस्ट इन बेलो था, मतलब जस्ट वॉर था कि शाम होती थी तो दोनों जो वारिंग पार्टी हैं एक दूसरे का हेल्प करते थे, उसके घाव को सहलाते थे, फिर सुबह होने पर लड़ाई कर रहे हैं। ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इन बेलो है। एंड जस्ट एड बेलम भी महाभारत में देख सकते हैं कि तब तक वो लड़ाई नहीं हुई जब तक कि पूरे बातचीत के रास्ते बंद नहीं हो गए। और लड़ाई हुई भी क्यों, तो जस्ट कॉज के लिए, क्योंकि पांडव जो है वो जस्ट कॉज के लिए लड़ रहे थे कि हमें कुछ तो हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि राज में हमारा भी हिस्सा है। उनको 5 विलेज भी नहीं दिया जा रहा था। तो इससे आप महाभारत से आप दोनों को समझ सकते हैं, जस्ट एड बेलम एंड जस्ट इन बेलो को। अब यूरोपियन जो मॉडर्न यूरोपियन में ह्यूगो ग्रोटियस जो हैं, वो इसके सबसे बड़े प्रोपोनेंट हैं जस्ट एड बेलम एंड जस्ट इन बेलो के। जस्ट एड बेलम मतलब कि जस्ट कॉजेज ऑफ वॉर देखिए तो लेजिटिमेट अथॉरिटी होनी चाहिए, जस्ट कॉज होना चाहिए वॉर का, जस्ट इंटेंशन होना चाहिए, जस्ट पीस के लिए वॉर होना चाहिए। अब ये सब यदि आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जो है ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि जस्ट कॉज तो ठीक है, ये कह रहा है नॉट ए प्रिंसिपल, तो जस्ट कॉज तो है प्रिंसिपल। लेजिटिमेट अथॉरिटी भी आप यहाँ देख सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी ह्यूमैनिटी में आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी तो है ही, जस्ट पीस है, जस्ट इंटेंशन है, तो ये भी होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी ऑड वन आउट है, तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है वो ह्यूमैनिटी है। अब आई डोंट नो, इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा, आप और रिसर्च कीजिए, ये कंफ्यूजिंग है। और यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूं कि खुद ही यूजीसी नेट ने इन 5 साइकिल में कम से कम 6-7 क्वेश्चन में अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे गलती हो गई है, उसका आंसर वो किसी में उन्होंने इनवैलिड कर दिया है, किसी में आंसर को छोड़ दिया है। तो ये भी मुझे लगता है उसी कैटेगरी का है, लेकिन और रिसर्च आप इसमें कर सकते हैं। मेरे अनुसार से ये आंसर सही होना चाहिए, इनके अनुसार से ये आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अब इस तरह क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आपको इतना याद रखना कि इंडिया ने, लेकिन चूंकि सिलेबस में पीस एंड कन्फ्लिक्ट है तो शायद जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो मेहनती होंगे, वो इन सब चीजों को याद रखते होंगे। वैसे ये चारों में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इसलिए ये सभी सही है। डिफिकल्ट, which of the following terms is referred to as the software of the state? Most arbit, मैं खोजना चाहता था, मैं खुद जानना चाहता था कि सॉफ्टवेयर ऑफ स्टेट क्या है। हो सकता है मास्टर्स में कहीं किसी यूनिवर्सिटी में सिलेबस में हो, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी कहा है। आप मुझे इनलाइटन कीजिए इसको कि व्हाई अकाउंटेबिलिटी इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर ऑफ द स्टेट। ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मीडियम कैटेगरी का मेरे अनुसार से क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इस पे काफी पढ़ाया भी है, बताया भी है। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये बैरी बुजन ने दिया है, कोपेनहेगन स्कूल के, जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स बैरी बुजन, सिक्योरिटी रेजिम रॉबर्ट जर्विस, जो कि एक डिफेंसिव न्यू रियलिस्ट हैं। सिक्योरिटी कम्युनिटी कॉन्सेप्ट कार्ल ड्यूस ने दिया है, और सिक्योरिटी डिलेमा जो है जॉन हार्ट्स ने यूज किया। अब इसको आप बस रट लीजिए तो आपको ये क्वेश्चन कुछ लगेगा ही नहीं। एक 3 से आप देखिएगा तो एक ही झटके में आपको ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है, बाकी को तो जस्ट आप मैच कर लीजिए। यहाँ पे भी आप गेम खेल सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, या एज पावर इसमें लिखा गया है। ये हंस मर्गनथॉ ने अपने रियलिस्ट प्रिंसिपल में दिया है, तो बी का 2।
तो बी का 2 से एक झटके में ही आपको ये क्वेश्चन ही बन जाता है। तो ए का 4 है, तो थ्यूस ए का, एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इंटरेस्ट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, सॉरी ये थर्ड है, यस 3, हांस मर्गनथाउ 3 पे हैं, तो 3 ये सही नहीं है। बी का 3 है, तो बी का 3 ये वाला आंसर सही है। तो ए का 1 है, बाइपोलरिटी इज द मोस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, केनिथ वॉल्ज ने कहा है। आप सोच भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चरल न्यूरियलिज्म की स्थापना की थी। सी का जो है 3 है, सी की 2 है। स्टेट सीक टू मैक्सिमाइज द रिलेटिव पावर पोजीशन, तो ये ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट हैं जॉन मैर्सियमर, तो ये कह सकते हैं। एंड डी जो है वो 4 है, जस्टिस लॉ एंड सोसाइटी हैव नो प्लेस और आर सर्कमस्क्राइब, मतलब कि उसको बाईपास कर दिया जाता है इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसका मतलब थ्यूसिडाइडस का कहना है कि माइट इज राइट चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि वहां तो कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है नहीं, इसलिए वहां पे न्याय की बात करना, कानून की बात करना, सोसाइटी की बात करना, ये सब बेमानी है, जिसको मर्जी, और वैसे होता भी है, वही दिखता भी है। थ्यूसिडाइडस एक रियलिस्ट थे, आप समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, तो देखिए अब आईसीसी चूंकि सिलेबस में स्पेसिफिक है, तो इसके बारे में आपको सब जानना है। ये रोम स्टैट्यूट से स्टैब्लिश हुआ है, तो ये तो सही होगा। तो ए जो है वो होगा, इसमें से करेक्ट को ढूंढना है। तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ये दो में ए नहीं है तो समझिए कि ये खत्म हो गया। ए बी या ए डी होगा, तो बी या डी में से एक ही करेक्ट होगा। तो आईसीसी कैन एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन ओनली व्हेन नेशनल कोर्ट्स आर अनविलिंग और अनेबल टू इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट, ये सही है। तो आपको ए भी मिल गया, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको डी जो है वो जरूर ही गलत होगा, क्योंकि ये एक्चुअली हेग में लोकेटेड है, इसलिए ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ए एंड बी सही है। Which of the following statement is true about International Monetary Fund IMF? अब यहाँ पे इन्होंने अपने हाथ उठा दिए हैं। वैसे क्यों हाथ उठाए मुझे नहीं पता है, इसका तो आंसर सही हो सकता था, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। IMF इज नॉट क्रिएटेड बाय द ब्रिटेन, इसमें इस ट्रू कह रहा है, तो देखते हैं कि कौन कौन से ट्रू है। IMF इज नॉट क्रिएटेड बाय ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, ये गलत है, ये क्रिएट हुआ था ब्रिटेन वुड से, ये और वर्ल्ड बैंक। इट्स फंक्शन इज टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये सही है। Critics see IMF as political arm of neoliberal globalization, ऐसा सही है। IMF is not a specialized agency of UN, ये गलत है, क्योंकि ये UN का स्पेशलाइज एजेंसी माना जाता है। गौर कीजिए, IMF and World Bank both are treated as specialized agency of UN, इसलिए इसमें B और C सही है। तो क्यों इसको इनवैलिड किया, मुझे ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको पता है कि सिमला एकॉर्ड जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था बांग्लादेश वॉर के बाद, जिसमें इंडिया जीती थी इंदिरा गांधी के समय में, तो ये तो सही है। एक्ट ईस्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो नरेंद्र मोदी लेकर के आया, जबकि लुक ईस्ट पॉलिसी जो है नरसिम्हा राव लाए थे 94 में, लेकिन उस पर एक्ट वर्ड जोड़ करके उसको नया जो बनाने की कोशिश जो है वो मोदी जी ने किया। इंडिया पीस कीपिंग इन फोर्स राजीव गांधी के टाइम में 1987 में आई थी, और लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था। अब इसको आप मैच कर लीजिएगा। वैसे गेम खेलना चाहें आप तो, जैसे बी एक्ट ईस्ट पॉलिसी 4, बी का 4, तो बी का 4 एक ही है, तो आप देखिए आपको एक झटके में जो है क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, इतना आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अब इन सबको जो है अरेंज करने कह रहे हैं टाइम के अनुसार, मतलब पहले कौन आया, पहले कौन आया। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे, ये सब तो गुजराल डॉक्ट्राइन तो 80s 90s की बात है। पंचशील से पहले तो कोई आ नहीं सकता है, तो पंचशील बी से शुरुआत होते हुए के लिए एक ही है, बस आपका एक झटके में आंसर बन जाता है। अब आप आगे खुद देख लीजिए, बी डी ए सी है, तो ऐसे इसमें अब ये इसलिए इजी है क्योंकि आपको कुछ नहीं जानना है, केवल ये जानना है कि पंचशील सबसे पहले आया, कब आया ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है। वैसे ये 1954 में आया। गुजराल डॉक्ट्राइन जो है आपको पता है, गुजराल जी बने ही थे 90s में, तो 96, 97, 98 में आया होगा। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है 1994 में आया है, और इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है 1971 या 72 में होती है। तो इस तरह से आप एक टाइम का एक अंदाजा चाहिए, पूरा नॉलेज नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ।
अब यहाँ पे आइए, दो स्टेटमेंट है, ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प्ड इन डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये क्यों सही होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्यों ग्लोबलाइजेशन हेल्प करेगा डेमोक्रेसी? कई बार तो डेमोक्रेसी को डाइल्यूट करता हुआ नजर आता है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि वो मार्केट बेस्ड होता है, जो कैपिटलिस्ट फोर्सेज है नॉर्थ की, वो छा जाती हैं डोमेस्टिक पॉलिसी के एरिना में, इसलिए ये फॉल्स है। ग्लोबलाइजेशन हैज डीपली इंपैक्टेड इंडियन सोसाइटी, कौन इसको डिनाई कर सकता है? एक रूल आपको बताता हूं, ट्रिक, कि इस टाइप के जो स्टेटमेंट होता है, लाइक ग्लोबलाइजेशन हैज डीपली इंपैक्टेड द इंडियन सोसाइटी, ये जनरली सही होते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो स्टेटमेंट हो कौन गलत कह सकता है, तो इसीलिए ये ट्रू है। कौन एग्जामिनर इसको गलत कहने की हिम्मत करेगा? तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। अब आप उसमें ऑप्शन चुन सकते हैं, आपको पता है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन के ऑप्शन कैसे होते हैं। अगेन स्टेटमेंट, ए कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री, ट्रू है, ऐसा है ही। कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कंस्टिट्यूटेड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन 1 होगा जो कहता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 कहता है दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, और फिर एक स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स के बेसिस पे नेक्स्ट सी और डी या 3 और 4 बनाए जाते हैं, तो इसमें स्टेटमेंट 1 विल बी करेक्ट। अब हम लोग पहुंच गए हैं दिसंबर 2019 साइकिल में, जो कि दूसरा साइकिल हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ध्यान दीजिएगा, करेक्ट इनकरेक्ट में कई लोग कंफ्यूज करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा गलत है? तो एक ही गलत होगा, 3 सही होगा। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, एकदम सही है। ग्लोबलाइजेशन गिव एम्फेसिस ऑन मार्केट इकोनॉमी, यही तो होता है, मार्केट को आगे लाते हैं, ग्लोबल कैपिटलिस्ट फोर्सेज जो हैं वो आगे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन गिव राइज टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू सुपरवाइज इकोनॉमी, ये भी एक तरह सही है। ग्लोबलाइजेशन टेंड टू परपेचुएट पैरोकियल कल्चर, अब यदि 3 सही है तो ये गलत होगा ही, पहला तो ये बात है। यहाँ पे आपको पैरोकियल का यदि मीनिंग नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए वर्ड पावर भी बढ़ाना जरूरी है। पैरोकियल का मतलब होता है लोकल, नैरो व्यू, मतलब जब केवल अपने आप गांव या लोकल इशू इसी पे फोकस करें, आपका विजन जो है बहुत ब्रॉड नहीं हो, तो उसको पैरोकियलिज्म कहते हैं। नैरो माइंडेडनेस का लीजिए, तो कभी ऐसा होगा क्या कि ग्लोबलाइजेशन नैरो माइंडेडनेस को बढ़ाएगा, लोकल कल्चर को, पैरोकियल कल्चर को बढ़ावा देगा? नहीं, उल्टा उल्टा होता है, इसीलिए ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज इन्फोर्स्ड इन, अब ये क्वेश्चन बहुत भ्रामक इसलिए है कि आप यदि हड़बड़ी में करेंगे तो आप बोलेंगे अरे ये तो बच्चे टाइप का क्वेश्चन है, 1997 में टिक मार के चले जाएंगे, और आप गलत कर बैठेंगे, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब जो है वो साइन हुआ था, ये कह रहा है कब इन्फोर्स हुआ था। साइन तो 1997 में हुआ, जापान में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें फर्स्ट टाइम लीगली बाइंडिंग टारगेट ऑफ कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए डेवलप्ड नेशन को टारगेट दिया गया था। लेकिन इसको इन्फोर्स करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि डेवलप्ड नेशन को बहुत सारे इश्यूज थे, तो 2005 में जाके ये इन्फोर्स हो पाया था। इसीलिए इसका सही आंसर है 2005। आप यहां पढ़ सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997, जो कि आपको लगता होगा ये क्वेश्चन है। ओइंग टू ए कॉम्प्लेक्स ratification process, it entered into force only on 16 फरवरी 2007, इसलिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। When did ILO, International Labour Organization, became a specialized agency of United Nations Organization? पहले जो है ILO एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन था, 1919 में ही बनी थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, लेबर लोग के इंटरेस्ट को रक्षा करने के लिए। लेकिन 1946 में ये यूएन का वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई। अब इसके साथ ही यूएन के जो और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उसका नाम देखिए, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, याद रखिए। जबकि यूएन के द्वारा ये क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी के तौर पे काम करती है। आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये सारे जो हैं यूएन स्पेशल एजेंसीज आपको जानना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन आईएलओ के बारे में आप पढ़ लीजिए, लेट हो जाएगी। इन विच ईयर यूनेस्को वॉज सेटअप, वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बट डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझे याद नहीं रखा जाता। अब आप यदि याद रख पाते हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये 1945 में ये स्टैब्लिश हुआ था।
On which of the following date India joined, again date, India joined as a member of the United Nations Human Rights Council? ये उस समय न्यूज में था क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए करंट इवेंट भी बन गया था। 1 जनवरी 2019 को इंडिया वॉज इंडक्टेड एज, मतलब एक तरह समझिए उस काउंसिल में, ह्यूमन राइट बॉडी में इसको जो है उसको शामिल किया गया फिर से। इसके पहले इंडिया 2 बार और जो है इस जेनेवा बेस्ड ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर बना था, 2011 से 14 और 14 से 17 के बीच में। Which of the following two statement regarding World Trade Organization are correct? WTO के रिगार्डिंग में दो ही इसमें से करेक्ट है, तो देखिए कौन कौन है। It is the only international organization dealing with global trade rule between nations, चलिए ठीक है। It was established in 1996, no, ये जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये तो याद रखना चाहिए। ये भी याद कि ये उरुग्वे राउंड जो था गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, उसके जो उरुग्वे राउंड था जो 1995 में हुई थी, 1994 में एक तरह से कंक्लूड हो गई थी, उसके ही बाद वो एक नए अवतार में गैट के आया 1 जनवरी 1995 को। तो ये गलत हो गया। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, एकदम बिल्कुल सही है, जेनेवा बेस्ड है। यहाँ पे ये भी याद रखें कि जेनेवा में सबसे ज्यादा यूएन के एजेंसीज का ऑफिस है। इट एम्प्लॉय सम 680 स्टाफ। अब इस टाइप के जो स्टेटमेंट जनरली जो है इनकरेक्ट होते हैं क्योंकि इतना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 2 करेक्ट हमको मिल ही गया है, ए एंड सी। Which of the following two statements are true regarding Indo-Pak relation on Kashmir? ये इसलिए क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इसमें ये कुछ कंफ्यूज हो गए हैं, ये इनवैलिड क्वेश्चन साबित हुआ होगा। सिक्योरिटी काउंसिल फॉर फर्स्ट डिस्कस, क्योंकि दो ही इसमें सही बोलते हैं जबकि 2 से अधिक सही है। ये भी सही है कि टेररिस्ट अटैक हुआ था समझौता एक्सप्रेस पे 2007 में। ये भी सही है कि एक बस सर्विस स्टार्ट की गई थी अक्रॉस द बॉर्डर 2006 में। एक समिट मीटिंग भी कहा जा सकता है क्योंकि सार्क की समिट मीटिंग थी, उसमें ये मीटिंग हुई थी। और सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको डिस्कस किया था 1948 में। सारे के सारे सही लगते हैं, 2 इसमें से कैसे चुने, इसलिए ये इनवैलिड क्वेश्चन डिक्लेयर हुआ होगा। Which of the following two statements are correct regarding Chinese policy of theory of palm and 5 fingers? ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है, इसलिए सेटर ने पूछा है, आपको भी हमेशा याद रहेगा, तो एक बार आप देख लें। थ्योरी ऑफ पाम एंड 5 फिंगर्स, पाम मतलब हथेली और 5 फिंगर। 5 फिंगर वो किसको किसको काउंट करते हैं, देखिए वो मानते हैं कि 5 फिंगर हमारे जो हैं वो लद्दाख हैं, और तिब्बत को अपना पाम मानते हैं। तिब्बत जो है वो हथेली है, और हथेली के जो 5 फिंगर हैं वो लद्दाख है, नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यदि ऐसा मानेगा तो समझिए इंडिया के लिए कितनी अधिक परेशानी हो सकती है। तो इसलिए भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख को करता है। तो इसमें 2 ही सही है, तो ए और बी ये दोनों तो गलत है, इसमें ये सब है नहीं, तो ए और बी। यहाँ पे चूंकि चाइना के पॉलिसी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी जो है वो भी याद कर लीजिए, और इंडिया का उसका काउंटर जो नेकलेस ऑफ डायमंड है, इसके बारे में बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये नाम और इसको नेट पे पढ़ लीजिए या मेरे गाइड से पढ़ लीजिए। ये मैच करना तो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें डिफरेंट जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सिविल एविएशन में जो टेररिस्ट होती है एक्शन, उससे रिलेटेड कन्वेंशन है। आप इसको जस्ट मैच कर लीजिएगा, इसका सही आंसर 2 है। लेकिन इस टाइप के पता नहीं, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि जस्ट जानते हैं तो जानते हैं, शायद 1-2 भी जानते हो तो आपका काम चल सकता है क्योंकि सब यूनिक जैसे हैं। यूनिक जैसे पूरे नहीं भी हैं, लेकिन ये जैसे यूनिक है, सी का 2। तो यदि कोई जानता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग जो है वो यदि 1997 में साइन हुई है, तो उसका ये पूरा क्रैक हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी उसी टाइप के जो है एक अर्बिट क्वेश्चन है कि ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, चूंकि अफ्रीकन यूनियन के बारे में है, तो उससे रिलेटेड जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, इन सब में कितने कितने मेंबर हैं। मोस्ट डिफिकल्ट एंड अर्बिट, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसको टैकल कर पाएगा। वैसे इसका ऑफिशियल आंसर ये है। इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ने में कोई आपको परेशानी नहीं है, या गेस कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग यूएन सिस्टम इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही डिफिकल्ट होना चाहिए, लेकिन ये इजी क्वेश्चन इसलिए हो गया है कि ये सारे जो हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर है। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक जिसको हम बोलते हैं वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसमें 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें
ये सारे हैं, आप पढ़ लीजिए, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, उसी में से कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो चूंकि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले जो उसका मेन बैंक है, जिसको कि हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसको IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का नाम ये है, और वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसमें सारे आते हैं, तो ये सबसे पहले आएगा। और आप पूरे ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन इसमें कि पहला IBRD है, तो इतना आसान हो जाता है कि अब उसके आगे क्या आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही है। इसलिए ये क्वेश्चन आसान है, केवल कॉमन सेंस से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आसान है, वैसे तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन ऑर्गेनाइजेशन को लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन आसान इसलिए है कि आपको पता है कि G7, यदि आपको थोड़ा बहुत भी IR का पता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो G7 बहुत ओल्ड है G20 से। ये जैसे मुझे पता है कि, मुझे ये पता नहीं है कि G7 75 में बना था, लेकिन ये पता है कि G20 बहुत बाद की घटना है, तो इसलिए G7 पहले होगा, उससे पहले G20 होगी नहीं। अब ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एकदम हाल की बात है, क्योंकि ब्रिक्स खुद ही बहुत नया ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका बैंक तो बहुत ही नया है। और इब्सा जो है ये बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए जानना है, यदि आप पहले से नहीं जानते हैं। इब्सा जो है वो एक तरह का प्रीकर्सर जैसा डायलॉग था ब्रिक्स का, लेकिन अभी भी चल रहा है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल ट्राइपार्टाइट ग्रुप फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अमॉन्ग दिस कंट्री, एक तरह का डायलॉग है, जैसे क्वाड डायलॉग है। तो इब्सा जो है वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स के पहले आएगी। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट में जो है 3 होगा, तो 3 से शुरुआत होता हुआ केवल 2 ही है। 3 के बाद जो है वो G20 आएगी, मतलब कि 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे सही हो गया। उसके बाद फिर 2 आएगी इब्सा, और फिर 1। नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी मैंने डिफिकल्ट मारा है इब्सा के चलते। रीजन एजर्सन टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमला पैक्ट वाज साइंड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1972। अभी आपने देखा कि ये ट्रू है। It provides that the two countries will solve their dispute through mediation of other countries. No, no, no. ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, उल्टा है। शिमला एग्रीमेंट में ये है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो बायलैटरल डायलॉग से उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी, ना कि किसी थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए ये फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट, ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ये हो जाएगी सी, मतलब कि assertion is correct but reason is false. अब यहां पे आइए रीजन एजर्सन। UN was established on 24 October 1945. ट्रू है। Its main object is to establish world peace and security. ट्रू है। अब देखना है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया क्योंकि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी लानी थी, तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि यस, उसको एक्सप्लेन करता है, तो ऑप्शन 1 मार दीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि यदि आपको थोड़ा थोड़ा भी लगे कि रीजन स्टेटमेंट यदि करेक्ट है, तो एजर्सन को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप 1 के लिए जाइए। अब 5 क्वेश्चन जो हैं वो पैराग्राफ टाइप के हैं, मैंने इसलिए लिया है कि ये छोटा पैराग्राफ है, तो हम लोग देख सकते हैं। इसको यदि बहुत तेजी से पढ़ें तो द टर्म ग्लोबलाइजेशन प्राइमरली रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक ट्रेड, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, लेबर, कम्युनिकेशन सिस्टम अक्रॉस बाउंड्रीज, फैसिलिटेटिंग हायर लेवल्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस इन द वर्ल्ड। ये तो आपको ग्लोबलाइजेशन को इसने डिफाइन किया है फर्स्ट 3 लाइन में। दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन सोशियो पॉलिटिकल सेक्टर्स नेशनली एंड इंटरनेशनली. The increasing strong presence of non-state actors like MNCs, NGOs, IGOs have questioned the supremacy of state sovereignty. इन सब ने state sovereignty को घटाया है. The rich state are benefited due to their superior control over flow of capital. तो flow of control, जो capital का जो flow of control है, उसको superior control कर पाते हैं rich state. The technology and communication system, तो फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब को रिच स्टेट्स की कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए वो ज्यादा ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हुए हैं। ए प्रॉफिट ओरिएंटेड ग्लोबल मार्केट कैन नेवर थिंक ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये ग्लोबलाइजेशन की बुराई है। नॉर्थ साउथ डिवाइड हैज नॉट बीन ऑब्लिटरेटेड, ये दूसरी बुराई है। अब आइए क्वेश्चन पे, ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड द कंट्रीज ऑफ, तो आपने देखा कि यहाँ लिखा गया है कि रिच कंट्री को इससे ज्यादा फायदा हुआ है। इसमें से रिच एरिया कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, इसलिए यही सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज इंड्यूस ग्रेटर अर्बनाइजेशन, ट्रेडिशन, रूरल सोसाइटी, पैरोकियल कल्चर। पैरोकियल आपको मैंने पहले बता दिया, लोकल कल्चर नो, रूरल सोसाइटी नो, ट्रेडिशन नो, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यस, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट लिमिटेड स्टेट सॉवरेंटी? आपने देखा है कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, एमएनसीज, ये सारे डाइल्यूट करते हैं स्टेट सॉवरेंटी को।
तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन करेंगे डायल्यूट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे। इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप जो है उसका कोई नाता स्टेट सॉवरेंटी को घटाने में नहीं है, इसलिए सही आंसर यही है। द ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज द डिमांड फॉर लेसेस फेयर स्टेट। लेसेस फेयर स्टेट क्या होता है? जो कोई ज्यादा इंटरवीन ना करे इकोनॉमिक मैटर में। तो ये भी ठीक है, थोड़ा बहुत इसकी डिमांड बढ़ी है। वेलफेयर स्टेट, टोटलिटेरियन स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, ये सब तो होगा नहीं। अब यहाँ इन दोनों में टक्कर है। डिमांड तो वैसे मेरे हिसाब से लेसेस फेयर स्टेट की है, जो ज्यादा इंटरवीन ना करे, लेकिन डिमांड इसके लिए भी है कि वेलफेयर स्टेट लाए। इस पैराग्राफ में यही कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि ए प्रॉफिट ओरिएंटेड ग्लोबल मार्केट कैन नेवर थिंक ऑफ बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि वेलफेयर अभी की नीड ऑफ द आवर है और स्टेट को उसके लिए आना पड़ेगा, इसलिए ग्लोबलाइजेशन वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को और बढ़ाता है। तो ठीक है, ये इसका सही आंसर, बट कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट। ए स्टेट हैज बिकम वीक इन शेपिंग द, अब यहाँ पे देखिए आपने देखा कि रिच स्टेट फ्लो ऑफ कैपिटल को कंट्रोल कर पाता है और भी बहुत कुछ। तो यहाँ ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। वीक इन शेपिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल, डिफिकल्ट है। स्टेट नहीं कंट्रोल कर पाता है फ्लो ऑफ कैपिटल को, तो एक तरह से ये होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड एंड लेबर को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है स्टेट, उसके लिए भी WTO है, अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो देखते हैं, स्टेट के कंट्रोल में रह नहीं गया है। फाइनेंस भी बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू तो वो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग, क्योंकि एक से अधिक इसमें सही है, तो इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। अब हम लोग जो है 2 साइकिल खत्म करके पहुंच गए हैं जून 2019 साइकिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ए बुक, हंस मागंथाउ की जो सेमिनल बुक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, उसका पूरा नाम क्या है? आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में 1-2 बार और पूछे गए हैं। तो हर बुक के कोलन के बाद जो होती है ना, उसको गौर से पढ़िए। ये पूरा नाम है और ये आधा नाम है। जनरली आधा नाम से ही वो बुक जाना जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पूरे पे, तो पूरे को ध्यान रखिए। अब यहाँ पे इसी 2 पे आपको देखना है, ये तो पूरा आधा नाम है। पूरे नाम में एक जगह पीस पावर है, दूसरी जगह पावर एंड पीस है। तो आपको वैसे भी कॉमन सेंस से स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर थोड़ी होगी, पहले पावर की स्ट्रगल होती है रियलिज्म में, तब पीस की। इसलिए यही सही है और ये भी सही है ही, इसीलिए इसको कॉमन सेंस से भी आप गेस कर सकते हैं। When diplomacy ends, war begin, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है, वैसे डिफिकल्ट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि रिपीटेड इसलिए एडॉल्फ हिटलर ने ये बात कही है। Which of the following is not a violent non-state actor? पहला तो नॉन स्टेट एक्टर क्या होता है आईआर में? जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये एग्जांपल है, वो हो सकते हैं, एमएनसीज हैं, एनजीओज हैं, एंड अदर पॉपुलर लीडर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, ग्लोबल सोशल मूवमेंट है, जो कि गवर्नमेंट नहीं है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी आप गवर्नमेंट मान सकते हैं। जो गवर्नमेंट से हट करके जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल गवर्नेंस में हेल्प करते हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। उसमें से कुछ जो हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले भी उनको वायलेंट कर सकते हैं, जैसे ISIS हैं, बोको हराम हैं, हिजबुल्लाह हैं। PLO एक तरह का पीसफुल नॉन स्टेट एक्टर है, क्योंकि PLO आपको पता है फिलिस्तीनी पीपल को रिप्रेजेंट करता है, और वो वहां पे एक तरह से उसको लिमिटेड ऑटोनॉमी भी दी गई है, फिलिस्तीनी स्टेट जो सेमी स्टेट है उसमें। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक समय में तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन अब पीसफुल हो गई। इसी के लीडर जो है यासिर अराफात थे, जिससे कि इंदिरा गांधी और इंडिया का बहुत मधुर संबंध कई वर्षों तक रहा है। हम लोगों ने फिलिस्तीनी संघर्ष को समर्थन दिया है, जिस समय में कांग्रेस की शासन होती थी इंदिरा गांधी के टाइम में। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म जस इन बेलो? मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जस इन बेलो जो है, ये है राइट्स इन वॉर, मतलब जस्ट वॉर, जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर। और जस्ट एड बेलम जो है, उसका मतलब होता है जस्ट काउजेस फॉर वॉर, और राइट टू वॉर, लड़ने या वॉर करने की आपके अधिकार कब मिल जाते हैं, और यदि वो लड़ाई हो गई तो लड़ाई में आपके राइट्स क्या होते हैं। ये है जस्ट इन बेलो या जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर। तो ये जो है, ये जस्ट रिकोर्स टू वॉर क्या हो गया? जस्ट एड बेलम। एंड जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर क्या हो गया? जस्ट इन बेलो। इसको रट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ह्यूगो गोरेटिस को भी रट लीजिए, जिन्होंने ये सब कॉन्सेप्ट पे काफी चीजें बताई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिगार्डिंग टू ब्रेक्सिट? ये तो उस समय में इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ब्रेक्सिट थी। ब्रेक्सिट रेफर्स टू द यूके लिविंग यूरोपियन यूनियन, ये सही है। एक
association with EU has incurred huge economic pressure leading to unemployment in UK। चलिए थोड़े बहुत एक्सट्रीम है लेकिन ऐसा हुआ है उसके चलते, क्योंकि सारे EU के लोग वहां पहुंच जाते थे बिना वीसा के और बहुत लो वेजेस पे काम करते थे, इससे यूके में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हुई। द इशू ऑफ ब्रेक्सिट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम डेविड कैमरून, ये भी सही है। द यंग वोटर्स प्राइमरली वोटेड इन फेवर ऑफ ब्रेक्सिट, ये रॉन्ग है, क्योंकि ओल्डर वोटर जो है उन्होंने फेवर ऑफ ब्रेक्सिट में किया, यंगर वोटर जो है ब्रेक्सिट के अगेंस्ट थे, वो चाहते थे कि ईयू के साथ यूके बना रहे। तो यही जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। The term flying bees got associated with which of the following association? ये एशियन है, इसको सीधा याद कर लीजिए, इसको फ्लाइंग बी। अब क्यों फ्लाइंग बी कहते होंगे ये भी आप गेस कर सकते हैं। फ्लाइंग बी, क्योंकि फ्लाइंग भी बहुत ही एजाइल होते हैं, बहुत इनर्जेटिक होते हैं। तो उसी तरह से ये जो कंट्री हैं एशियन के, उन्होंने एक चमत्कार किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसलिए इनको फ्लाइंग बी कहा जाता है कि बहुत तेजी से पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट गेव द फर्स्ट टाइम लीगली बाइंडिंग टारगेट ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इमिशंस टू द कंट्रीज? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये क्योटो प्रोटोकॉल ने ये दिया था, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। Which of the following statement is true regarding to NPT and CTBT? ये इतना घिसा पिटा है कि इसके सीधे आंसर पे आते हैं। इंडिया ने ना तो CTBT को एनपीटी को साइन किया है, ना इसको जो है रेटिफाई किया है। इस पे मेरे स्टूडेंट कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लीजिए इंडिया हैज नाइदर साइंड नॉर रेटिफाइड आइदर एनपीटी और सीटीबीटी। कई लोग कहते हैं सर इंडिया ने सीटीबीटी साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया, कहीं उन्होंने गलत पढ़ लिया है और उसके चलते वो कंफ्यूज हो रहे हैं। India has signed Comprehensive Economic Partnership Agreement SEPA with which of the following countries? ये भी पता नहीं क्यों इतनी बार पूछा जाता है। सेपा इंडिया ने जापान एंड साउथ कोरिया के साथ साइन किया है। सेसा, सेसा में एक टर्म अलग हो जाएगा, ये है कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम, और ये क्या हो जाएगा, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद सिंगापुर। एंड बेका जो है, बेका स्टैंड फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन। ये बेका साइन किया है यूएसए के साथ अभी हाल में 2+2 डायलॉग के बाद। सेसा साइन किया गया है सिंगापुर के साथ में, और सेपा साइन किया गया है जापान साउथ कोरिया। एक ही बार में सबको याद कर लीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें चूंकि जापान है, इसमें साउथ कोरिया नहीं है, तो जापान आ जाएगा। इंडिया इज होल्डिंग टॉक विद एशियन टू एक्सटेंड विच हाईवे टू वियतनाम। ये यदि आपको ज्योग्राफी का थोड़ा आइडिया है तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल साइंस जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरिया होते हुए आप वियतनाम जाएंगे नहीं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, ये तो बहुत नजदीक हो गया आपको। थाईलैंड के बाद वियतनाम जा सकते हैं, चाइना तो बहुत दूर हो गया, इसलिए ये ज्योग्राफी यही है। यदि आप इंडिया और म्यांमार और थाईलैंड का रोड बनाएंगे तो उसका नेचुरल एक्सटेंशन वियतनाम तक हो जाएगा, वियतनाम लाओ भी हो सकता है। India was re-elected on the executive board of which of the following UN bodies in 2017? Very difficult question and obscure question. इसका सही आंसर है यूनेस्को। India and EU have established which mechanism for furthering trade ties? ये repeated question है लेकिन very difficult। इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म। जस्ट आप याद कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। EU से चूंकि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो EU को ठीक से पढ़ लीजिए। इंडिया और EU, इंडिया और एशियन, ये चीजें हमें जानना चाहिए। दोनों, इन दोनों के साथ हमारा काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है इंडिया का। With which country has India signed a long-term agreement for Sukhoi dash combat? जैसे सुखोई का नाम आते ही रसिया, आपको मिग रसिया, जैसे अभी रफाल तो फ्रांस। तो इस टाइप के जो हैं वो हमें पता होना चाहिए। जगुआर, जगुआर भी हमें लगता है कि फ्रांस से हम लोगों ने लिया था। तो कहाँ से हम लोग कौन से इक्विपमेंट लेते हैं, इसका थोड़ा सा एक ध्यान रखना चाहिए। इक्विपमेंट सप्लायर होंगे कौन, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, इससे ही ज्यादा हम लोग जो है लेते हैं। रसिया से काफी पहले लेते थे, यूएसएसआर अब कम हो गया है, लेकिन अभी भी से सुखोई मिग ये सब हम लोगों ने लिया है उससे। लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एडवोकेटेड एक्सपेंशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडियाज रिलेशन विद। अब ये एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि लुक वेस्ट का मतलब कोई वेस्टर्न कंट्री से नहीं है, यूरोपियन यूनियन से नहीं है, ये वेस्ट एशियन कंट्री से। जब हम कहते हैं लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, तो हमारे वेस्ट में कौन सा है, वेस्ट एशिया है। हमारे ईस्ट में कौन सा है, इस एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। तो इसलिए हम अपने रेस्पेक्ट में कहते हैं, उससे वेस्टर्न से नाता नहीं है, वेस्टर्न कंट्री से नहीं।
हु इज द लार्जेस्ट G20 इन्वेस्टर कंट्री इन इंडिया? वेरी डिफिकल्ट, वेरी ऑब्सक्योर, इसका आंसर है यूके, लेकिन इस पे और रिसर्च करके आप देख सकते हैं कि आंसर सही भी है या नहीं। Under the Indus Water Treaty with Pakistan, India has the exclusive rights over which rivers? Very easy question, क्योंकि इस पे तो कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं MCQ सीरीज में कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई। वर्ल्ड बैंक ने इसमें एक इंपॉर्टेंट मीडिएटर का रोल प्ले किया। इंडिया जो है वो वाटर राबी ब्यास सतलज का इसको एक्सक्लूसिव राइट मिला, जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और जो वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है झेलम चेनाब और इंडस जो है वो पाकिस्तान को गया। तो यहाँ आ जाएगा राबी ब्यास सतलज। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट प्रधानमंत्री ने टीवी पे आकर के इसकी घोषणा की थी 27 मार्च 2019 को, और इसका नाम जो है दिया गया था मिशन शक्ति। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि ए सैट उसका टेक्निकल नेम है, लेकिन ऑपरेशन का नेम मिशन शक्ति था, कोड नेम। अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2018 साइकिल पे। इसके बाद एक साइकिल और होगी। Arrange the following writing of Lenin in order in which they appeared. So obscure, so difficult. अब लेनिन के बुक को कौन उन्होंने पहले लिखा, कौन बाद में लिखा, इसका जस्ट ऑफिशियल आंसर ये है, आप चेक कर लीजिए। ये आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन इनवैलिड हो चुका है क्योंकि इसमें इन्होंने कुछ गलती कर दी थी। वेलवेट रिवॉल्यूशन जो है ये हम लोग सभी जानते हैं या जानना चाहिए कि चेकोस्लोवाकिया में हुआ था। वेलवेट मतलब कोई इस पे मारपीट नहीं हुई थी, इसलिए वेलवेट कहा गया होगा। कलर्ड रिवॉल्यूशन की अपनी एक परंपरा है नेमिंग की, जैसे कि हम लोग साइक्लोन का नेम रखते हैं हुदूद से लेके एंड यासा, उसी टाइप से कलर्ड रिवॉल्यूशन भी इंटरनेशनल रिलेशन में रखने की परंपरा है। वेलवेट रिवॉल्यूशन चेकोस्लोवाकिया से क्या बनता है? ए का जो है 4 है, तो ये वाला सही हो जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन में हुआ था, उज्बेकिस्तान में नहीं, इसके चलते इसको जो है गलत डिक्लेयर किया गया होगा। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो हैं जुटा दिए हैं आपको, आप इसमें रट लीजिए। ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन में, जैस्मिन ट्यूनीसिया में, रोज जॉर्जिया, ब्लू रिवॉल्यूशन कुवैत में, ट्यूलिप रिवॉल्यूशन किर्गिस्तान, पर्पल इन इराक, येलो इन फिलीपींस एंड बुलडोजर रिवॉल्यूशन इन यूगोस्लाविया एंड सेदार रिवॉल्यूशन इन लेबनान। और भी शायद एक दो आप खोज सकते हैं, लेकिन इससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। Who among the following was the first thinker to use the term super power? इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एक बार यदि आप जान ले तो आपको हेल्प हो जाती है। यदि फिर से रिपीट किया जाए, इस सुपर पावर वर्ड को कॉइन करने वाले थिंकर थे विलियम फॉक्स, जिन्होंने अपनी बुक 1944 द सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट ब्रिटेन सोवियत यूनियन में इस वर्ड को कॉइन किया था। तो यहाँ विलियम फॉक्स सही है। Which of the following statement is not correct? Idealist approach stresses the role of moral value. सही है। Idealism is essentially a variant of liberal internationalism. सही है। Idealist approach aims at reforming international system through international law. ये तो सही है। आइडियलिस्ट अप्रोच यही है कि इंटरनेशनलिज्म करो, लिबरल इंटरनेशनलिज्म, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बनाओ, उससे बिहेवियर जो है उसको मोरली तुम करेक्ट कर पाओगे स्टेट को, और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, पीस में रहेंगे। सब आइडियलिज्म है, इस बातें होती नहीं है। रियलिज्म कहता है ये सब बेकार है। हर स्टेट जो है दूसरे स्टेट को परेशान करना चाहता है, छीनना चाहता है, उस पर दबाव डालना चाहता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। इंटरेस्ट जो है पावर मैक्सिमाइजर की तरह बिहेव करते हैं, बुली की तरह बिहेव करते हैं, जैसा आपने देखा थ्यूसिडाइडस ने क्या कहा। तो आइडियलिज्म इज को एक्सटेंसिव विथ लिबरलिज्म। यहाँ पे अब आपको वर्ड का प्रॉब्लम आएगी। को एक्सटेंसिव का मीनिंग यदि आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होंगे। को एक्सटेंसिव का मतलब होता है एक्सटेंडिंग ओवर द सेम एरिया, एक्सटेंट और टाइम। मतलब कि दो फिनोमेना यदि एक ही पूरे एरिया में कॉमन हो, एक ही तरह से फैला हुआ हो और एक ही समय में होता हो, तो ऐसा नहीं है। आइडियलिज्म और लिबरलिज्म जो है उसका एक्सटेंट अलग है, उसका टाइम अलग है, और उसका जो कह लीजिए कि जो एरिया जहां जहां वो एप्लीकेबल होती है वो भी उतना सेम नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आइडियलिज्म जो है एक तरह का एक विचारधारा थी जो लिबरलिज्म से काफी मिलती जुलती थी, जो वर्ल्ड वॉर वन के पहले काफी प्रोमिनेंट थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन ने उसको ध्वस्त कर दिया। उसके बाद से लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म तो बची रही क्योंकि लचीला है। आइडियलिज्म एक तरह से खत्म ही हो गई। अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वैसे तो डेट वाले सवाल बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मुझे भी डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन ये उतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि अगेन इसमें जो है एक थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया चाहिए, और बहुत डिस्टिंक्ट इवेंट्स हैं जिसके कि टाइम का आपको सेंस होता है। जैसे न्यूरमबर्ग एंड टोक्यो ट्रायल्स जो थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुए थे। अब इसमें से यदि आप देखेंगे तो इससे पुराना इसमें से कोई और है नहीं। तो वन से स्टार्ट होता हुआ कौन है? एक ही है, तो आपका ऐसे ही क्रैक हो गया।
अब आप देखिए ये तो करीब हो सकता है 1945 में हुए हो, वर्ल्ड वॉर टू के बाद। उसके बाद यदि आप देखिएगा तो 1979 में जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, तो ये थ्री सही है। उसके बाद 1985 में जो है गोरबाचोव जनरल सेक्रेटरी बनते हैं, और 1991 में जो है यूएसएसआर जो है वो बंडल्ड आउट हो जाता है। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं उसको, वैसे एक जानने से आपका सब हो जाता है। ये भी बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि EH कार ने जो है 20 ईयर क्राइसिस लिखा है, ये तो मैंने हर जगह दिया है, गाइड से लेके हर जगह डिस्कस करते हैं, तो एक या थ्री से शायद इसको क्रैक आपका हो जाता है। अब आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप मैच कर लीजिएगा, टाइम बचाने के लिए कह रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट? ये तो कितनी बार मैंने डिस्कस किया है, तो आप मेरे साथ इसको चलिए एक बार फिर देखिए। यूएस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट क्या थी? ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। उस समय वर्ल्ड वॉर टू जस्ट एक तरह से वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई थी और कोल्ड वॉर का सेटअप हो रहा था। अमेरिका को प्रॉब्लम थी कि कहीं रसिया और यूएसएसआर जो है पूरे वर्ल्ड में, पर्टिकुलरली थर्ड वर्ल्ड में, कम्युनिज्म को ना फैला दे। तो इसके लिए उसको कंटेन करना था, थ्योरी से, फिलॉसफी से, लिटरेचर से, पब्लिक ओपिनियन से, और मिलिट्रीली भी यदि जरूरत पड़े तो, इकोनॉमिकली भी। तो ये पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट थी। द पॉलिसी एम्ड एट कंटेनिंग सोवियत इन्फ्लुएंस, सही है। द यूएस used foreign aid as an instrument of containment. Yes, यूएस को भी, सॉरी इंडिया को भी जो PL 480 के तहत जो मुफ्त अनाज दिया जाता था, वो भी इसी के कंटेनमेंट का था, कि भाई उसके पाले में, उसके गोदी में मत चले जाओ तुम। द पॉलिसी वॉज मीन्ड फॉर काउंटरिंग सोवियत इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप ओनली। नो, ये पूरे थर्ड वर्ल्ड में सोवियत इन्फ्लुएंस को कंटेन करने की पॉलिसी थी। डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री इंटरवेंशन वेर ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ कंटेनमेंट। जैसा मैंने बोला कि यस, डिप्लोमेसी और मिलिट्री इंटरवेंशन भी यदि रिक्वायर्ड है तो करना है। Who said that theories should be judged not only by some preoccupied abstract principle or concept unrelated to reality? Its purpose is to bring order and meaning to a mass phenomena. अब ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है, किसने क्या कहा, ये कहना, मतलब क्वेश्चन में आपको कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया सकता है, लेकिन ठीक है, यदि आप जानते हैं तो ये हंस बर्गनथाउ ने कहा है, जो कि फादर ऑफ रियलिज्म है, क्लासिकल रियलिज्म। ये आसान होना चाहिए कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट भी, लेकिन यदि इसमें देखें तो कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यदि किसी को याद हो, जैसे मुझे ये याद है कि ये 1996 में हुई थी, तो उसी से ये जो है क्रैक हो जाता है, क्योंकि एक ही में A का 4 है, बाकी को आप जस्ट मैच कर सकते हैं। लेकिन आपको इन सब का डेट थोड़ा थोड़ा, जो आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जो डिफरेंट हुई है उसको शायद याद रखना चाहिए, क्योंकि कई जगह ये पूछा जाता है, ये IRGK का पार्ट बन जाता है। Which of the following statement is not correct about preemptive strategy? Preemptive strategy क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया को लगता है कि पाकिस्तान जो है कुछ खिचड़ी पका रहा है, वो जम्मू कश्मीर पे है, मतलब एक वॉर करने की कोशिश कर रहा है। ये मान लीजिए आपको एकदम फर्म जो है वो इंटेलिजेंस से पता लग जाए, तो आपने प्रीम्प्ट करने के लिए पहले ही जो उस पर अटैक कर दिया और उसके पूरे मंसूबों को ध्वस्त कर दिया, इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी कहते हैं। अब इतना जानने के बाद आप देखिए, द स्ट्रेटजी वाज डिजाइन टू प्रिवेंट वॉर। ठीक है, एक तरह का वॉर को प्रिवेंट करता है ये। द स्ट्रेटजी रिलेटेड टू थ्रेट्स फ्रॉम रोग रेजिम। रोग मतलब कि जो बीमार स्टेट है, जो कि इन सब में टेररिज्म में लगे रहते हैं, तो ठीक है, उसको रोकने के लिए भी यूज होता है। द स्ट्रेटजी अप्रूव अटैक बिफोर ए पोटेंशियल एग्रेसर गेट्स टू स्ट्रांग, ये भी सही है। द स्ट्रेटजी वॉज इन ट्यून विथ यूएन चार्टर। नो, यूएन चार्टर में इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप प्रीएम्प्टिव स्ट्रेटजी करोगे, क्योंकि ये तो कलेक्टिव डिफेंस जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में चला जाता है, इसलिए यही सही है। Which of the following countries did not witness potential violence in the aftermath of Arab Spring 2011? तो अरब स्प्रिंग क्या था, 2011-12 में जो है एक ही साथ वहां पे जो है लोग रोड पे निकल आए थे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल ईस्ट एक ऐसा एनोमलस रीजन है दुनिया का जहां डेमोक्रेसी बहुत कम है, वहां अभी भी डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल है, मोनार्की है, तो एक पूरी दुनिया ही अलग है। तो वहां पे भी लोग जो है डेमोक्रेसी और लिबरल, जो डेमोक्रेसी कहते हैं उसके पक्ष में, या ह्यूमन राइट्स या इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स, इसके डिमांड में सड़कों पे उतर आए। और कई जगह जो है कुछ कुछ उससे प्रभाव पड़ा भी, ट्यूनिसिया नदर में, जिसको जैस्मिन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें बहुत जगह तो वायलेंस जैसे हुई, जैसे ट्यूनिसिया, इजिप्ट, लीबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया में इसका कोई असर नहीं पड़ा, वहां पे बिल्कुल शांति रही, इसलिए ऑड वन आउट है सऊदी अरेबिया। Which of the following statement is correct about the role of UN in Syrian civil war?
अब इसको कॉमन सेंस से आप बना सकते हैं या आप जानते हैं तो जानते हैं, इट्स सो डिफिकल्ट। इसमें से एक ही जो है सही है, और इसमें सही केवल जो है यूएन इंटरवीन। इसमें सही जो है वो ये है कि आफ्टर सारी नर्व गैस अटैक इन डमास्कस इन 2013 यूएन वोटेड फॉर एलिमिनेटिंग केमिकल। इट इज सो डिफिकल्ट, इस पे आप ज्यादा चर्चा क्या करनी है। ठीक है, इसका ये आंसर है, आप जानते हैं तो जानते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड इतने सारे फैक्ट जानना, सीरियन सिविल वॉर और यूएन का क्या पॉलिसी रहा, इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर एनी स्टूडेंट। Who said that we must deal wisely with world's largest democracy? We need to work harder and more consistently to assist India while not neglecting our friends in Pakistan. Balancing Act by US. तो ये उसके वन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं, कोलिन पावल की बयान है, जो 2001 से 2005 तक बुश एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे थे। वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, कोलिन पावल। वो इंडिया भी आए थे और इंडिया पाकिस्तान बीच में बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट। When did PV नरसिम्हा राव अनवील द लुक ईस्ट पॉलिसी? इसका आसान क्वेश्चन जो पीजी इंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है कि किस इंडियन पीएम ने लुक ईस्ट पॉलिसी को शुरुआत किया, वो तो आसान है कि पीवी नरसिम्हा राव ने किया। अब इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया वो जो ये पूछ रहे हैं कि किस साल में किया, तो ये एक मुश्किल है। तो ये इन्होंने सितंबर 1994 में किया था इन सिंगापुर, एक भाषण देते हुए। लुक ईस्ट पॉलिसी, यहाँ इससे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि हु इनिशिएटेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब यहाँ आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि एक्ट और लुक में, क्योंकि लुक ईस्ट पॉलिसी को मोदी सरकार ने थोड़ा चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया और उसका आंसर हो गया नरेंद्र मोदी। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। हु ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्स सेल्फ डिफेंस, इन्फोर्सिंग ऑफ राइट्स। देखिए तीन चीजें, सेल्फ डिफेंस, इन्फोर्सिंग ऑफ राइट्स, सीकिंग रिपैरेशन मतलब कि हर जाना, फॉर इंजुरी एंड पनिशिंग रॉन्ग डूअर एज द कॉजेज ऑफ जस्ट वॉर। अब ये जो है ना, ये क्या है, जस एड बेलम है, मतलब जस्ट कॉजेज ऑफ वॉर जो है वो ह्यूगो ग्रोइटस, मैंने 3-4 बार आपको बता दिया, उन्होंने ये 3 कारण दिया। 3 कारण क्या है, अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, हर जाना वसूलने के लिए, और पनिश करने के लिए रॉन्ग डूअर को, जो वॉर किया जाए, वही जो है जस एड बेलम है। और जस इन बेलो आपने देख ही लिया कि कैसे जस्ट कंडक्ट ऑफ वॉर करना है, वो जस इन बेलो है। इसके अलावा ह्यूगो ग्रोइटस को जो है हम इंटरनेशनल लॉ का फादर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिया जस्ट एड बेलम, जस्ट इन बेलो, राइट्स टू वॉर, राइट्स इन वॉर, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन एंड फ्रीडम ऑफ द सीज। ये सारे चीजों पे ह्यूगो ग्रोइटस जो कि डच थे, उन्होंने लिखा और उनका बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा। वो एक रैशनलिस्ट थे इंटरनेशनल रिलेशन में। एक बात यहाँ और याद रखिए कि ह्यूगो ग्रोइटस का काफी असर जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम अप्रोच जो है, जिसको कि इंग्लिश स्कूल ऑफ आईआर बोलते हैं, उस पे पड़ा है। मार्टिन वाइट हो, चाहे उनके हैडली बुल हो, इन सब ने काफी जो है इनसे जो है इंस्पायर हुए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जो इंग्लिश स्कूल है जिसको इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल कहते हैं। Following India's nuclear explosion at Pokhran in 1998, which of the following were the responses? क्या हुआ था 1998 के बाद में? आपको पता है कि इसमें से काफी चीजें हुई थी। यूएस जो है, ये चीज छोड़ के सब कुछ हुआ था, मतलब यूएस के दबाव में इंडिया ने साइन तो नहीं किया एनपीटी। आपको पता है कि इंडिया ने साइन कभी नहीं किया एनपीटी और सीटीबीटी को, लेकिन ये तीनों चीजें हुई। यूएस कंडेम न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पास रिजोल्यूशन कंडेमनिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यूएस एंड इट्स स्ट्रेटेजिक एलाइज इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन इंडिया। ये सब हुई, लेकिन वो नहीं हुई जो लास्ट में लिखा गया है। तो इसीलिए ये हो जाएगा only 1, 2 and 3. Which of the following was not a part of MDG Millennium Development Goal, जो कि 2000 से लेके 2015 के बीच में होना था, अब हो गया है Sustainable Development Goal SDG, 17 SDG, और शायद 8 MDG थे। उसमें से कौन नहीं था? तो आप इसको ऐसे ही कॉमन सेंस से खोज सकते हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि 2% ऑफ जीडीपी जो है वो रिच कंट्री डेवलपिंग कंट्री को दे देंगे? ये तो एकदम यूटोपिक आइडियलिस्ट है। इसलिए इसको कॉमन सेंस से आप बिना कुछ जाने हुए आप कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है। तो ये 3 बच गया, चूंकि आपको एक ही निकालना है। नहीं, आसान क्वेश्चन, इसलिए ये इजी क्वेश्चन है।
Who among the following prime ministers propounded the notion of genuine non-alignment? Very difficult. यदि आप जानते हैं तो जानते हैं, मोरारजी देसाई। आप जान लीजिए, आगे शायद आपको कहीं किसी कंपटीशन में फिर से एक क्वेश्चन आ जाए। genuine non-alignment. In January 2002, which of the following countries were described as axis of evil by the US president? तो उस समय में जॉर्ज बुश थे, वो वॉर ऑन टेररिज्म चला रहे थे, तो आप समझ सकते हैं नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, इन सब को वो, आप इराक को इसलिए गेस कर सकते हैं कि 2003 में इसी टेररिज्म के नाम पे यूएस ने चढ़ाई कर दी थी इराक पे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और टेररिस्टों को हेल्प कर रहा है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि लीबिया भी हो सकता है उसमें। When when were post Pokhran 2 sanctions imposed on India lifted by US? आपने अभी देखा कि पोखरण 2 के बाद यूएस ने सैंक्शन लगाए थे, यूएस उसके एलाइज ने, तो वो कब हटा लिया गया? जब उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ तब उनको समझ में आया और उन्होंने उसको हटाया। 9/11 इन द वेक ऑफ 9/11 इन अक्टूबर 2001 उन्होंने सैंक्शंस को हटाया। Who was the chairman of UN committee meant for inspecting places in Iraq for finding nuclear weapon during Saddam Hussein regime? ये इसका आंसर जानने से पहले जानिए ये मजाक क्या हुआ था। एक तरह का मजाक है आईआर में कि यूएस ने कहा कि इराक जो है वो सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में, रेजीम में न्यूक्लियर बम बना रहा है और वो टेररिस्ट लोगों को पनाह दे रहा है, ह्यूमन राइट वायलेट कर रहा है, एक रोग स्टेट है, उसको जो है हमें बदलना चाहिए। इस बारे में बहुत आशंका थी कि क्या रियली वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। तो उस पे एक जो है यूएन की आईए का एक तरह से इंस्पेक्शन हुआ, उसमें हांस ब्लिक्स जो थे उसके कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने जगह जगह जा करके देखा, कुछ मिला उला नहीं। लेकिन फिर भी यूएस ने किसी तरह उस पर अटैक किया, उस रिजिम को डिस्टेबलाइज किया, उनको कुछ हासिल तो हुआ नहीं, फिर लौट करके उसी तरह से भाग के आए जैसे अभी वो अफगानिस्तान से भाग के आए थे। लेकिन उस रीजन में जो है उन्होंने एक इंस्टेबिलिटी कायम की, उसी का असर आईएसआईएस के एक तरह से उदय में हुआ। तो ये एक बेवकूफाना यूएस की जो एक स्ट्रैटेजी रही मेरे विचार से या किसी के विचार से, उसमें ये आते हैं। लेकिन हांस ब्लिक्स एक बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उस समय में ये काफी चर्चा में होंगे तो इसलिए, और बहुत लोग इनको जानते होंगे इसलिए क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी डिफिकल्ट। Which of the following statement is not correct? Following horrors of the First World War, liberal internationalists sought to end war. इसको कौन मना कर सकता है? ये तो कोई भी बोलेगा। They held that right to self-determination and statehood was impermissible. Wrong, उल्टा, इसको im काट दीजिए, permissible, यही था कि नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, लोग को अपना स्टेट मिलना चाहिए। बाद में वैसे ये बहुत ट्रबलसम आइडिया हो गया, इसीलिए यही स्टेटमेंट गलत है। अब एक मिल गया तो आगे आप बस पढ़ लीजिए, यही इसका सही आंसर है। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट साइकिल में, जून 2018 साइकिल। Which of the following is the sequential order of the following state becoming acknowledged nuclear power? कौन पहले बना, कौन बाद में बना? ये क्वेश्चन उतना आसान, उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको पता है कि यूएसए से पहले तो कोई बन नहीं सकता। उन्होंने पहला एटॉम बम बनाया, जापान पे गिराया अगस्त 1995 में, हिरोशिमा में और नागासाकी में 6 और 9 अगस्त को, ये हम लोग को सबको पता है। उसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। उसके 4 साल बाद ही सोवियत यूनियन ने बना लिया 1949 में, और उसके 3 साल बाद यूनाइटेड किंगडम, वो भी तो एक तरह से सुपर पावर थे उस समय में। फ्रांस क्यों पीछे रहेगा, उसने 1960 में बना लिया। और चाइना क्यों पीछे रहेगा, थर्ड वर्ल्ड में पहला 1964 में। और इससे जो है भयभीत होकर 1968 में जो है 4 साल बाद ही एनपीटी लाने की कोशिश की गई। और 1974 आते आते इंडिया भी जो है वो पोखरण में टेस्ट कर बैठा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। तो इस तरह से ये 5 जो हैं, वो जो सुपर पावर हैं, जो वीटो मिला हुआ यूएन में, वो सब न्यूक्लियर पावर बन गए। तो ये सही है। विच चैप्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डील विद द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट? ये चैप्टर 6 है। अब यहाँ पे यहाँ से इनसे गलती हो गई, इसमें कोई चैप्टर 6 है नहीं, तो इसलिए ये इनवैलिड क्वेश्चन डिक्लेयर करना पड़ा उनको। रीजनाइजेशन क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। द कोल्ड वॉर एंड डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस हैज had discouraged more active involvement of United Nations within state। क्या मतलब इसका, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। कोल्ड वॉर एंड डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस हैड डिस्करेज्ड, उसने मतलब कि डिस्करेज किया, स्टॉप किया, लिमिट किया मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएन विद इन स्टेट। क्यों?
इसलिए मैं इस पे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। स्टेट्स हैव नेशनल इंटरेस्ट एज इज प्राइम इंटरेस्ट, एकदम सही है। मॉर्गनथॉ ने यही कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा कोई इंटरेस्ट है नहीं किसी नेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं क्या है, इसलिए ये क्वेश्चन को ही चैलेंजेबल हो जाता है। वैसे इसका ऑफिशियल आंसर 1 है, आई डोंट नो व्हाई। इनके अनुसार से एजर्सन करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन उसका सही एक्सप्लेनेशन है। डोंट नो, आप रिसर्च कर लीजिए। इंडिया हैज साइंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ, ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया सेपा, सेसा एंड ऑल, बेका। लेकिन अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके किसके साथ किया वो याद रखना पता नहीं। वियतनाम, सिसली, मंगोलिया, सिंगापुर, ये कहते हैं। इस पे और रिसर्च की जरूरत है कि ये कह रहे हैं कि ये भी गलत फलत कुछ कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंडिया एंड एसीएन। इंडिया बिकेम सेक्टोरल पार्टनर ऑफ एसीएन इन 1992। अब इसको देखिए, यहाँ पे आप याद कर लीजिए। इंडिया बिकेम ए सेक्टोरल पार्टनर ऑफ एसीएन 1992, डायलॉग पार्टनर इन 1996 एंड समिट लेवल पार्टनर इन 2002। तो इसको याद कर लीजिए कि ये तीनों ये बने हैं इस डेट को। तो ये सही है। दिल्ली डायलॉग इज ऑन, अब यहाँ देखिए दो ही स्टेटमेंट सही है। तो इसको यदि आप ये होल्ड भी कर लीजिए तो इंडिया बिकम डायलॉग पार्टनर इन 1996, आप देख रहे हैं ये सही है। तो आपको दो मिल गया तो आगे देखना ही नहीं कि दो तो गलत होगा ही। तो इसलिए ए और बी जो है, ए और सी इसमें से सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सार्क? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, रसिया आर ऑब्जर्वर। अब यहाँ आपको ऑब्जर्वर स्टेट जो है याद रखना चाहिए। ऑब्जर्वर स्टेट वो होता है जो फुल स्टेट मेंबर नहीं दिए जाते, लेकिन उनका भी एक स्टेटस होता है कि वो ऑब्जर्वर, मतलब उनको बुलाया जाता है मीटिंग में और वो भी जो है देखते हैं कि क्या चल रहा है, उससे वो जो भी ले पाए। ऑब्जर्वर स्टेट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें आप देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी रसिया नहीं है जो कि यहाँ पे है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ आपको ट्रू खोजना है तो ये तो है नहीं ट्रू। प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव डिफेंस अमॉन्ग मेंबर स्टेट, ये भी आपको पता है, कॉमन सेंस है कि ऐसा कोई कॉमन डिफेंस नहीं है कि यदि पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा तो इंडिया उसके लिए खड़ा हो जाएगा, या इंडिया पे अटैक होगा तो सारे सार्क, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये दो यदि गलत है तो दो सही हो गई। तो इस नाते से जो है सी और डी आप सीधा सही कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट मैं दे रहा हूँ कि 2022 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द एशियन इंडियन फ्रेंडशिप ईयर, एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर टू मार्क 30 years ऑफ देयर पार्टनरशिप। कहीं आपको पूछ दे इसलिए। Who have argued that far from an objective reality, international politics is a world of our making। जैसा हम सोचें, जैसा बनाएं, वैसा ही वर्ल्ड दिखता है, कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। यही तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के जो पिता हैं वो अलेक्जेंडर वेंट हैं, और उतने ही इंपॉर्टेंट निकोलस ओनेफ भी हैं। अलेक्जेंडर वेंट ने लिखा है सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इजी क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियाज लिंक वेस्ट पॉलिसी, ऐसी तो कोई पॉलिसी है नहीं, लुक वेस्ट पॉलिसी है, तो ये गलत हो गया। प्रोजेक्ट मौसम इज एन इंडियन इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम कॉपरेशन इंडियन ओशन, ये सही है। ऑपरेशन राहत जो है वो लीबिया से नहीं उठाया था लोगों को, यमन से पिक किया गया था, उठा करके एयरलिफ्ट किया गया था, तो ये गलत हो गया। इंडिया हैज बिकम मेंबर ऑफ संघाई, आपको पता है 2017 में बन चुके हैं, तो इसलिए बी और डी जो है वो इसका सही आंसर हो गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एजर्सन रीजन। तो चलिए, एजर्सन जो है सिक्योरिटी इज ए कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट, ट्रू। कौन कहेगा कि सिक्योरिटी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है? सिक्योरिटी इज ए मल्टी डायमेंशनल इन इट्स रियलाइजेशन, ये भी सही है। ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, मिलिट्री, नॉन मिलिट्री, भाई कई तरीके से आपने सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और ठीक है, ये थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन भी देता है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल है तो कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए ऑप्शन ए, मतलब बोथ रीजन एंड एजर्सन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन सपोर्ट एंड एक्सप्लेन एजर्सन। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी हैज बीन लार्जली एसोसिएटेड विद द राइटिंग्स ऑफ, इसका आंसर सही तो होना चाहिए था इमैनुअल कांत एंड माइकल डॉयल, क्योंकि इमैनुअल कांत ने परपेचुअल पीस थ्योरी दिया, उसी के बेसिस पे माइकल डॉयल ने जो है वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दिया। लेकिन इसका सही आंसर इन्होंने दिया है माइकल डॉयल एंड ब्रूस रेसेट। तो माइकल डॉयल जहां आए ना वहां डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, इसको भूलिएगा मत। माइकल डॉयल डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, बैरी बुजन तो कोपेनहेगन स्कूल, अलेक्जेंडर वेंट तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, मॉर्गनथाउ क्लासिकल रियलिज्म, केनिथ वोल्स स्ट्रक्चरल रियलिज्म, मैर्सेहैमर ऑफेंसिव नियो रियलिज्म,
जर्विस डिफेंसिव न्यूरियलिज्म, जोसेफ ने एंड कोहेन कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस और नियो लिबरलिज्म। तो इस तरह से जो है 7-8 जो थ्योरिस्ट हैं और उनके जो कोर जो आइडियोलॉजी हैं आईआर में, उसको मत भूलिए इस पेयर को। Consider the following statement. OPEC was created at Riyadh Conference in 1960. Riyadh Conference नहीं, 1960 सही है, बागदाद कॉन्फ्रेंस में हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, बागदाद कॉन्फ्रेंस, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया है। इसमें से 3 खोजने हैं। द चार्टर ऑफ ओएस वाज साइंड इन 1948, ये सही है। इंडोनेशिया इज ए मेंबर ऑफ ओपेक, ये बड़ा मुश्किल है, इंडोनेशिया को मेंबर कहना जो है ये बहुत मुश्किल है, ये अभी सस्पेंडेड है, ये अभी तक माना भी नहीं है। क्यूबा जो है ओएस का मेंबर एक तरह से रहा नहीं था, ये भी एक तरह से गलत था, सस्पेंड हो गया था, इसलिए इसमें मतलब सही है नहीं, 3-3 गलत हो था, इसलिए इसको इनवैलिड करना पड़ा इसको। ये एक गफलत वाला क्वेश्चन है, ये इसमें गड़बड़ा गए हैं। नियो लिबरल फ्रॉम from their Lockean universe seek to create international regime that optimize the, ये क्वेश्चन भी ये बिल्कुल ये कंफ्यूज हो चुके हैं। अब ये क्वेश्चन ही अजीब है कि लॉकियन यूनिवर्स से, लॉकियन चश्मे से नियो लिबरल जो वर्ल्ड में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। अब इसका आंसर इन्होंने दिया है रैशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। क्यों नहीं रैशनल फंक्शनिंग ऑफ स्टेट सिस्टम, आई डोंट नो। क्यों नहीं रैशनल एप्लीकेशन ऑफ पावर, क्यों नहीं रैशनल एप्लीकेशन ऑफ वीपन, तो खैर नहीं होगा, पावर मान लीजिए, लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका आंसर ये। अब इस पर आप सोचिए। Which of the following is not part of the 4 main criteria set out by 1993 Montevideo Convention on Right and Duties of the State? जो Montevideo Convention था, इसने स्टेट को डिफाइन किया मॉडर्न टाइम में। इसने कहा कि 4 चीजें यदि होंगी तो उसको हम स्टेट मानेंगे। एक परमानेंट पॉपुलेशन हो, एक डिफाइंड टेरिटरी हो, मतलब परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, एक गवर्नमेंट हो, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एंड द कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू कंडक्ट इंटरनेशनल रिलेशन हो, दूसरे स्टेट के साथ में वो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर पाए। अब इसमें से यदि आप देखेंगे तो ये तो इसमें है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए कि स्ट्रेंथ टू वेज ए वॉर। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई कंट्री लड़ाकू हो तभी उसको स्टेट माना जाएगा? नो। तो ये तीनों सही है, ये गलत है, इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक ही आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एम्स टू डिफेंड द स्टेटस को, ठीक है, कंफ्यूज आप हो सकते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है जो यूनाइटेड नेशन भी उस पर बेस्ड है कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मतलब कि यदि एक स्टेट पे यदि अटैक हुआ, जैसे कुवैत को हड़प लिया था 1990s में इराक ने, तो वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो सारे यूनाइटेड नेशन के जो कंट्री थे वो टूट पड़े और कुवैत को उन्होंने छुड़ा लिया, तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है। तो वो स्टेटस को मेंटेन करता है, कोई मेजर चेंज नहीं हो सकता है स्टेट के बाउंड्री में, कोई उसको छीन झपट करे, तो स्टेटस को मेंटेन करता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेट्स इन एन इंटरनेशनल, इन एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जैसा इंस्टीट्यूशन चाहिए। द डिफ्यूजन ऑफ गल्फ क्राइसिस 1991 इज ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। अभी मैंने आपको बताया कि ये था, तो एक चौथा बच जाता है, वही फॉल्स होगा, लेकिन ये भी फॉल्स लगता उतना नहीं है। ये कहता है कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन क्यों नहीं चल सकते ये मुझे समझ नहीं आता। बैलेंस ऑफ पावर भी चल सकते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी भी चल सकता है, दोनों अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन ये कहते हैं कंपेटेबल नहीं है। ठीक है, अब चूंकि 3 सही है तो चौथा तो गलत होगा ही, बट नॉट वेरी कन्विंसिंग आंसर। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आपको जुनेवा प्रोटोकॉल, जैसे मुझे पता है कि ये केमिकल वेपन को हटाने के लिए कन्वेंशन था, तो 1 के 2 से ही हमारा काम बन जाता है और हमको आगे जानने की जरूरत नहीं है। आप बस उसको मैच कर लीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए किस तरह आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज के डेट्स और उसके में क्या है, ये आपका जानना आपके लिए जरूरी है। ये होपफुली लास्ट स्लाइड है क्वेश्चन आंसर का। मॉर्गनथॉस क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियोलॉजीज। मॉर्गनथॉ ने 3 टाइप के आइडियोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशन में डिस्कस किया था। एक था आइडियोलॉजी ऑफ इंपेरियलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ स्टेटस को मेंटेन करना, एंड एम्बिगुअस आइडियोलॉजी। एम्बिगुअस आइडियोलॉजी भी बहुत अच्छी आइडियोलॉजी होती है, मतलब आप कुछ भी ना करें कभी, मतलब पता ही नहीं चले कि आप क्या सोच रहे हैं। ये इवन कौटिल्य ने भी ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने कोई आइडियोलॉजी ऑफ हेजेमनी नहीं कहा है, तो ये सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन। देखो 5 ग्लोबल कॉमन हमेशा याद कर लीजिए। हाई सी, डीप ओशन, ग्लोबल एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस एंड अंटार्कटिका। इसमें से देखिएगा तो सब कुछ इसमें है। क्लाइमेट सिस्टम को आप ग्लोबल एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। आर्कटिक रीजन जो है वो ग्लोबल कॉमन में नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए रेचेट ऑफ द अर्थ जो है वो फ्रेंच फैनन ने लिखा है।
तो मिसमैच मतलब एक ही इसमें से गलत होगा। तो वर्ल्ड ऑर्डर है नी किसंगर ने लिखा है, इम्प्लोजन ऑफ कैपिटलिज्म समीर अमीन जिन्होंने कि यूरोसेंट्रिज्म वर्ड भी क्वाइन किया था। तो एक ही बच जाता है जो इन्होंने नहीं लिखा है। एक्चुअली इस बुक को जो है नियो कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेट ऑफ इंपेरियलिज्म को लिखा है क्वामे निक्रुमा ने, जो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ नाम रहे हैं, ना कि जुलियस न्यारेरे। तो इसीलिए ये सही है, मतलब ये गलत है, इसलिए यही जो है ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ओके एक स्लाइड और है, लेट अस सी क्या है वो स्लाइड। ओके एक क्वेश्चन और है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्म्स कंट्रोल। आर्म कंट्रोल ट्रीटी अभी आपने देखी, उससे रिलेटेड है। इट मीन टू बिल्ड द सिक्योरिटी डिलेमा। सिक्योरिटी डिलेमा क्या होता है? आप आर्म और बढ़ाओ कि अपना सिक्योरिटी पुख्ता करो, लेकिन आपका काउंटर में दूसरा स्टेट जिसके लिए आप अपना आर्म बढ़ा रहे हो उसने और आर्म बढ़ा लिया, फिर आप और बढ़ाओ, तो आर्म रेस होगा और कभी एक दूसरे से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और एक्चुअली दोनों जो है और ज्यादा वर्नेबल फील करोगे। जैसे इंडिया इंडिया और पाकिस्तान को देखिए। इंडिया ने मान लीजिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर कर लिया 1998 में, तो पाकिस्तान ने भी कर लिया, फिर दोनों एक ही जगह पहुंच गए। इसको सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। तो आर्म रिडक्शन तो उल्टा है, सिक्योरिटी डिलेमा को घटाता है, ना कि ये बिल्ड करता है, इसलिए ये गलत है। इट्स ए डिफेंसिव स्ट्रेटजी इन प्रिंसिपल। यस, ये ऑफेंसिव नहीं है। आर्म रिड्यूस करते हैं, आर्म कंट्रोल करते हैं, तो डिफेंसिव है। इट डज टेक ए पीस विदाउट वीपन्स स्टैंस। यहां पे आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यस, आर्म कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हम बिना वेपन के भी जो है पीस कर रख सकते हैं, मतलब नॉन मिलिट्री पीस स्ट्रेटजी। लेकिन ये इसको गलत कहता है, आई डोंट नो व्हाई। इट एम्स एट म्यूचुअल सिक्योरिटी बिटवीन पार्टनर्स एंड ओवर स्टेबिलिटी, ये सही कहता है। तो बी और डी को ये सही मानता है, लेकिन क्यों नहीं सी, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से बी सी डी भी सही हो सकता था। अब इस पे आप और रिसर्च कर सकते हैं। इसके आंसर पे तो कोई भरोसा करना, किसी भी ऑफिशियल आंसर पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा गलत पाए जाते हैं। आप इसमें भी देख रहे हैं कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन को उन्होंने इनवैलिड किया, बहुत सारे का गलत आंसर है, और जिसको नहीं भी किया वो भी मत समझिए कि वो पूरी तरह से सही होगा ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग है, इसको इनवैलिड होना चाहिए, क्योंकि रियलिज्म में स्टेट जो है सेंटर में है। 3S आपने पढ़ा है, स्टेट, स्टैटिज्म जिसको कह सकते हैं, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल। तो स्टेट तो सही है। ग्लोबलिज्म जो है उसमें नॉन स्टेट एक्टर आ जाते हैं, एमएनसीज, टीएनसीज, या ग्लोबल सोशल मूवमेंट एंड ग्लोबल ओपिनियन लीडर्स, एनजीओज, आईएनजीओज, ये भी हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे बात होती है, और फेमिनिज्म जो है वो जेंडर को सेंटर में रखता है। तो उसमें सभी सही है, आई डोंट नो इसका सही आंसर। इन्होंने कहा है कि ग्लोबलिज्म में नॉन स्टेट एक्टर का मतलब ये मैथ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है कुछ पता नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगाया। मेरे अनुसार से ये इनवैलिड क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम थोड़ी रुक करके 1 मिनट में चर्चा करते हैं कि इस क्वेश्चन से क्या सबक मिलता है और कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। पहला सबक तो ये है कि आपको कंपीट करने के लिए 60% ही क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करना है। अब यहाँ दूसरा ध्यान दीजिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग चूंकि नहीं होती है, जहां तक अभी तक जो इंफॉर्मेशन है, तो इसमें गेस करके भी आप 5 to 10% नंबर आप लाते हैं। इसका मतलब यह है कि इवन 50% यदि आप सही क्रैक कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपने देखा उसमें मुझे लगता है कि 70% जो क्वेश्चन है वो इजी या मीडियम है। इसका मतलब क्या है कि डिफिकल्ट और अर्बिट क्वेश्चन को छोड़ करके भी आप यूजीसी नेट कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबक ये है कि आप सिलेबस को बहुत गौर से बार बार पढ़ें, उससे उसमें कोई गैप ना रखें। जो भी सिलेबस में टॉपिक आ गया है उसको इन्स एंड आउट सब कुछ जान लें। दूसरा है कि जो थ्योरी है, जितनी भी थ्योरी है आईआर के और जितने उस पे बुक्स हैं ऑथर, उसको तो बिल्कुल ठीक से पढ़ लें। आईआर जीके को जितना आप पढ़ना सोच सकते हैं गाइड से या अदर से, इंटरनेट से, वो जरूर पढ़ें, अपना नोट बनाएं और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करें जैसे ये कर रहे हैं। मैचिंग प्रैक्टिस करें, खोखला प्रैक्टिस ना करें। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो प्रैक्टिस कराते हैं वो मैचिंग लेवल के नहीं होते, वो आपको और कंफ्यूज करते हैं, उससे बचें। अच्छा रहेगा कि यूजीसी नेट के ही रियल क्वेश्चन को, जैसे मैं कर रहा हूं, आप 5 साइकिल पहले करें, फिर 5 साइकिल ले, फिर 5 साइकिल, 15 साइकिल का यदि आप कर लेते हैं तो बिल्कुल वज्र के समान आपकी तैयारी हो जाएगी।
सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आया हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इन सब मेथड से हमसे मिलें और जुड़े रहें। एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कम्युनिटी, जो साथ साथ में इंजॉय भी करते हैं और कंपटीशन को क्रैक भी करते हैं, एग्जामिनेशन में अच्छा भी करते हैं। लेकिन इसेंस है पॉलिटिकल साइंस को समझना और उसके थ्रू लाइफ को समझना और इंजॉय करना और अच्छी लाइफ जीना। सो ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट विथ थीम वाइज एनालिसिस ऑफ UGC NEST PYQ.